तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आज के मैच की जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था गुजरात के अहमदाबाद में। इसमें भारत ने पाकिस्तान को बड़ी ही आसानी से 20 ओवर शेष रहते 7 विकेट से हरा दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत को 192 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 30.3 ओवर में ही इस टारगेट को 3 विकेट के ऊपर आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तान जिसकी बॉलिंग अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं हुई थी, दूसरी तरफ उनकी बल्लेबाजी भी अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं हुई थी। पहले 2 मैचों में पाकिस्तान ने आसानी से जीत हासिल की और अपने अभियान को आगे बढ़ाया, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ जीत उनकी प्रमुख थी, क्योंकि 345 रन के टारगेट को उन्होंने आसानी से प्राप्त कर लिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान द्वारा बनाए गए शतक और अब्दुल्ला शफीक का शतक शामिल रहा और आसानी से। लेकिन इस मैच में उनकी टीम की बैटिंग टेस्ट की गई और भारतीय गेंदबाजों द्वारा ये दिखाया गया कि भारतीय गेंदबाज क्यों इस समय दुनिया के टॉप के गेंदबाज हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज क्यों नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। पाकिस्तान की शुरुआत तो सदी हुई और 40 रन उनके बन गए। 41 रन पर उनका पहला विकेट गिरा, जिसमें सिराज को शुरुआत में थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन जसप्रीत बुमराह द्वारा बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की जा रही थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि दबाव में खेल रहे अब्दुल्ला शफीक मोहम्मद सिराज की गेंद का शिकार हुए और बोल्ड हो गए। एक अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद जिस पर वो बीट हुए और वो बोल्ड हो गए। समस्या ये है कि अब्दुल्ला शफीक जैसा बल्लेबाज जो कि टेस्ट क्रिकेट का स्पेशलिस्ट है, वनडे में उसने अभी पदार्पण किया और 5-6 मैच खेले हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने शतक ज़रूर लगाया, लेकिन अभी उनको वनडे क्रिकेट को किस हिसाब से खेलना है इसकी उतनी समझ विकसित नहीं हुई, अभी यंग है। लेकिन सिराज ने उनको जिस हिसाब से आउट किया, सेटअप तो किया हुआ बुमराह का था। बुमराह की गेंदें उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सिराज को वो आसानी से खेल रहे थे, लेकिन सिराज ने उनको बोल्ड किया और पहला विकेट हासिल किया। उसके बाद इमाम उल हक और बाबर आजम के बीच साझेदारी शुरू हुई, लेकिन 65 रन पर 73 रन पर उनका दूसरा विकेट गिरा और इमाम उल हक 36 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिजवान आए और रिजवान और बाबर आजम के बीच बहुत अच्छी साझेदारी शुरू हुई और एक समय लगा कि ये टारगेट को, क्योंकि रन रेट धीमा था तो लग रहा था कि 270-280 अगर ऐसे खेलते रहे तो ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 50 रन बनाकर फिर से बाबर आजम सिराज का शिकार हुए, उसके तुरंत बाद से इनका कोलैप्स शुरू हुआ और पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। भारत द्वारा जिस तरह की गेंदबाजी की जा रही इस टूर्नामेंट में वह काबिल तारीफ है, क्योंकि चाहे स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों, हर मैच में परफॉर्म करके दे रहे हैं। सिराज का दिन पहले 2 मैचों में अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने आज जो है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि रन उनको पड़े, लेकिन विकेट भी उन्होंने लिए, जो काबिल तारीफ है। और ओपनर्स के विकेट लेना एक प्रकार से बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी में आकर उनको विकेट मिले, 2 विकेट उन्होंने अपने नाम लिए। सभी 5 गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले। स्पिनर्स में कुलदीप यादव ने रन को रोके रखा और 10 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या देखने में वैसे तो उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आते हैं, लेकिन गेंदबाजी उनकी ऐसी है क्योंकि स्पीड उनके पास 140 से 145 की हो गई है, जो कि कभी कभी डाल देते हैं, 135 प्लस हमेशा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भारतीय टीम के लिए। अंत में आकर रन भी बनाते हैं। हालांकि वो हमेशा उनके रन कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हर जगह जायज़ नहीं होती। तिलक वर्मा वाले मैटर में कंट्रोवर्सी होना जायज़ थी, क्योंकि 49 रन पर वो खेल रहे थे, चाहते तो स्ट्राइक देकर उनका अर्धशतक पूरा करवा सकते थे। लेकिन पिछले मैच में
जो हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा जिसके कारण लोकेश राहुल का शतक रुका। एक्चुअल में वो शतक रुकना ही चाहिए था, इसलिए रुकना चाहिए था क्योंकि 33 रन चाहिए थे कोहली को जब कोहली आउट हुए, और लोकेश राहुल उस समय सिर्फ और सिर्फ 75 रन पर थे। तो जाहिर सी चीज़ है कि कोई दूसरा खिलाड़ी अगर आप शतक मारते हो तो 8-10 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, या तो फिर आपको 25 रन में बनाने दें और वो रन ना बनाए, या तो फिर कम से कम कुछ तो रन बनाएगा। तो अगर वो 13 और 20 का भी फासला होता तो हम ये समझते हैं कि भाई 13 रन तुम बना लो, 20 रन को बनाने दो। तो ठीक है, कंट्रोवर्सी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी रही। जडेजा द्वारा स्पिन गेंदबाजी का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। रन कम दे रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। चेन्नई के मैच में भी 3 विकेट मिले, आज भी उनको 2 विकेट मिले। तो भारत द्वारा बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हम ये कहेंगे कि कुछ कमियां की गई, जिनमें सबसे मेन बाबर आजम की कप्तानी कह सकते हैं। बाबर आजम की टीम मैनेजमेंट कैसे रखना है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। इमाम उल हक जो आज की जनरेशन के हिसाब से 80 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं अपने कैरियर स्ट्राइक रेट में, उनको आप टीम में मौका दिए हैं। 80 की स्ट्राइक रेट का मतलब है कि आज की जनरेशन के हिसाब से 240 रन 240 रन मतलब 250 रन आप एक्स्ट्रा मिलाकर 250 रन में कौन जीत रहा है आज के ज़माने में। तो आपको ये समझना होगा कि कम से कम इमाम उल हक को या तो परफॉर्मेंस सुधारें, स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, या तो फिर आप चेंज करके फ़खर जमान को ले आएँ, जो मेरी ये सोच है। दूसरी तरफ बाबर आजम को खुद की परफॉर्मेंस के बारे में सोचना होगा। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, किसी में भी इनका बल्ला अभी तक चला नहीं। हालांकि उन्होंने आज 50 रन बनाए, लेकिन वो 50 रन के लिए उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया, और ये समझना होगा कि वो कितने दबाव में और किस तरह से बैटिंग कर रहे थे। शॉट्स उनके तो अच्छे लगे, कवर ड्राइव लगा, लेकिन आप 50 रन में ना कर आउट हो गए। तो ये समस्याएं जो है पाकिस्तान की टीम के साथ आगे चल के आएंगी। इफ्तिकार अहमद जो कि कहते हैं कि भारत के गेंदबाज जो है गली गली मिलते हैं, उनको मारेंगे, वो किसी मैच में परफॉर्मेंस नहीं हो पाए। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा, क्योंकि आपको टूर्नामेंट में आगे जाना है। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का सामना हो, चाहे वो फाइनल में हो चाहे सेमीफाइनल में हो। भारत के लिए आसान राह हो गई है, क्योंकि उन्होंने 2 मजबूत टीमें, एक पाकिस्तान और दूसरी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अफ़गानिस्तान को भी हरा के टॉप पर बनी हुई भारत। तो हर तरह से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को सोचना होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो है किसी खिलाड़ी ने उस हिसाब की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी इस मैच में, जिसको आप याद रख सकें। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से टीम में एट लास्ट नसीम शाह के जाने के बाद एक खिलाड़ी चुना गया, जो कि हसन अली नाम। आप ये समझिए पूरी पाकिस्तान की तरफ से उसने 3 मैचों में 6 विकेट लिए और 7 विकेट लिए, और वो सबसे बेस्ट बॉलर अभी तक का है, क्योंकि 7 विकेट लेना अभी तक किसी ने नहीं लिया। ऊपर से दूसरी तरफ हारिस राव विकेट के लिए तरस रहे हैं, हर मैच में उनकी पिटाई हो रही है। सिर्फ गेंद तेज कराने से ही मतलब नहीं होता है, आपको ये समझना होगा कि आपको किस हिसाब से बॉलिंग करानी है। भारतीय पिचेस पर अगर आप फास्ट बॉलिंग पे आपको रन पड़ रहे हैं, जो कि पड़ना लाजमी है, इसलिए लाजमी है क्योंकि पिचेस की लंबाई इतनी छोटी है, 70 रन की। आप बाउंसर मारेंगे, छक्का खाएंगे, कट लगेगा, चौका जाएगा, टॉपेज लगेगा, छक्का जाएगा। हर तरह से इतनी छोटी बाउंड्रीज हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए कबूरा है। इसी वजह से मार्कवुड को पिछले मैच में हटा दिया गया इंग्लैंड द्वारा। और री स्टॉपली, जो कि मैं बात करने वाला था अपने वीडियो में, लेकिन मैंने नहीं की, री स्टॉपली को लाए और 4 विकेट उन्होंने लिए। आपको बहुत ही दिमाग से बॉलिंग करानी होगी। हसन अली इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि उनकी गेंदें गिर के हल्का सा बाहर होती है, या विकेट टू विकेट गेंदबाजी कराने का प्रयास करते हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करते, एक ही हिसाब से गेंदबाजी कराते हैं, और आज भी सबसे सफल गेंदबाज हसन अली ही रहे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने तो बल्लेबाजों को आउट किया, लेकिन दबाव पहले ओवर को छोड़कर हसन अली ने एक अच्छी गेंदबाजी की है।
इसको आपको मानना होगा। भारत की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन गिल के 4 चौके 16 रन और गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका मारने के चक्कर में बैकवर्ड पॉइंट पर शादाब द्वारा कैच हो गए, लेकिन शॉट बहुत ही तगड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि गिल थोड़ा अनलकी रहे, लेकिन बाकियों द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस की गई। हमारी तरफ से श्रेयस अय्यर ने भी 53 रन बनाए। रोहित शर्मा का 86 रन की पारी खेली, 63 गेंदों में 6 छक्के आज भी उन्होंने मारे। रोहित शर्मा भारत की तरफ से वनडे में 300 रन छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 250 रन बनाने छक्के मारने वाले भी और 300 छक्के मारने वाले भी। छक्कों के सारे रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ दिए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए। इस टॉपिक पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि भारत द्वारा एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी गई। सभी खिलाड़ियों द्वारा एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी गई। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है बड़े मैचेस की, और बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस की। आपको याद होगा हम 2015 के विश्व कप में 6 मैच खेले थे, लीग मैचेस, और 6 के 6 मैच में हम लोगों ने विपक्षियों के 10 के 10 बल्लेबाजों को आउट किया और 60 विकेट लिए। लेकिन 7वां मैच सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम इतनी बुरी तरह हारे, सभी किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चली। ठीक उसी तरह 2019 के वर्ल्ड कप में हम एट लास्ट धोनी और जडेजा, जो कि बहुत ही गलत मैनेजमेंट उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि गलत मैनेजमेंट, आप हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक तक को पहले उतार दिए और धोनी को आखिरी में उतार रहे हैं। तो ये समस्या, हालांकि धोनी ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके पास विकेट नहीं थे, 6 विकेट गिर चुके थे, तो आप करते तो क्या करते। तो समस्या यहाँ खड़ी हो गई। तो आप लीग मैचेस में परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो मेन मैचेस होते हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। तो कम से कम एक मैच आप पहले हार जाएं। हम ये चाहते हैं कि 9 में से कम 8 ही मैच जीते, कि भाई आगे जाके आपको ये एहसास हो कि हम किसी से हार सकते हैं। तो परफॉर्मेंस एक ही मैच में डाउन होना, समस्या ये है कि खैर इस समय तो हर एक बल्लेबाजों को मौका मिल रहा है, तो इससे ये हुआ कि भाई सब हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में ज़्यादातर, ये 2015 के वर्ल्ड कप में टॉप ऑर्डर को ही बल्लेबाजी का मौका मिला था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में जल्दी टॉप ऑर्डर 4 विकेट गिर गए थे, तो रैना और धोनी ने मिलकर मैच जिता दिया था। बहुत आसान नहीं था 100 रन के अंदर 4 विकेट गिरना, उसके बाद फिर मैच को जिताना 280 के करीब का टारगेट था, बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन समस्या फिर वहीं खड़ी हो जाती है कि सेमीफाइनल और फाइनल में आप कैसे खेलेंगे। फिलहाल रोहित की फॉर्म भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रही है। रोहित के द्वारा की जाने वाली बैटिंग हमेशा लगभग 130 से 140 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। कमाल की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को आगे भी बनाए रखना रोहित की और टीम इंडिया की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो कि बड़े मैचेस के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान की हार के कुछ पहलुओं पर हमें नज़र रखनी अगर पड़े तो हम ये कहेंगे कि इमाम उलाग और बाबर आजम की फॉर्म, एक्चुअल में बाबर आजम की फॉर्म इस समय बहुत ही ख़राब चल रही है। इमाम उलाग की फॉर्म भी ख़राब है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी साथ में ख़राब है। दूसरा जो है उनके वाइस कैप्टन शादाब खान, इनकी ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस आ रही, पिछले 15-20 मैचों में इनके एक भी विकेट नहीं निकल रहे हैं, और ना ही बैटिंग में। शादाब खान को भी अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी। भारत के नज़रिए से क्या बेस्ट रहा और क्या ख़राब रहा, इसमें सब कुछ बेस्ट ही रहा। इसलिए बेस्ट रहा क्योंकि रोहित की कैप्टनसी आप उठा के देख लीजिए, कब किस बॉलर को लाना है, कहाँ फील्डिंग चेंज करनी है, कब क्या प्लान बनाने हैं, उन हर चीज़ों पर वो खड़े उतर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो कैप्टनसी रोहित की बेस्ट रही। वीक पॉइंट भारतीय टीम में शार्दुल ठाकुर हमेशा से रहे हैं और हैं, इसलिए हैं क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल रहा है। हालांकि वो जिस दिन मैच में ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्रेक थ्रू बीच बीच में दिला देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अश्विन की जगह बननी थी, क्योंकि पहले मैच में अश्विन ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। दूसरी तरफ जो ट्रम्प कार्ड हमेशा से सामने आ रहा है वो है कुलदीप यादव गेंदबाजी। हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में विकेट, एक बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ
स्पिन गेंदबाजी करा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये सब भारत के पॉजिटिव पॉइंट हैं कि वो हर समय हर एंगल से इस समय बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। एक बहुत ही आजकल मुद्दा चल रहा है जिस पर हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि उस मुद्दे को आप देखें और समझें। रोहित ने गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज़्यादा छक्के हो गए और पुल शॉट रोहित से अच्छा कोई नहीं खेलता, तो ऐसा नहीं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जिनको पसंद होगा वीडियो वो आके चर्चा देखेंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं आपको अपनी बात से संतुष्ट कर दूंगा उस वीडियो में। ये मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखिए। क्रिकेट के बारे में नॉलेज, मैच के बारे में नॉलेज आप सीखेंगे, लेकिन अगर मेरा कोई वीडियो ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर विषय पर होगा, तो वो मेरे हिसाब से ऐसा वीडियो होगा जो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ मदद करेगा समझने में और ज्ञान दे के जाएगा। कम से कम क्रिकेट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में मैं वीडियो डालूँगा। तो पुल शॉट हम ये जानते हैं, जैसे पुल शॉट की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात। आप गेल की तुलना रोहित शर्मा से या रोहित शर्मा की तुलना गेल से नहीं कर सकते हैं। और अफरीदी को आप इस दोनों लाइन से हटा दीजिए। अफरीदी वन एंड ओनली थे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में 11 छक्के मारे थे, जब कोई 4 छक्के मारने के बारे में भी बहुत ही देरी से सोचता था। तो आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। आज तो हर मैच में 10 छक्के, 8 छक्के, 5 छक्के, 6 छक्के पड़ रहे हैं, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और पुल शॉट की बात, तो 70 मीटर की बाउंड्री पर छक्का मारना और 82, 83, 85 मीटर की बाउंड्री पर, 80 मीटर की बाउंड्री पर चौका मारने एक बराबर है। तो मेरे हिसाब से पॉन्टिंग ने जिस तरह गेंदबाजों को खेला है, फेस किया है, उस समय जो नियम होते थे, 2 बाउंसर, स्टॉपेज, बल्ले की क्वालिटी और हर चीज़, वो अलग की चीज़ें। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बेस्ट है, लेकिन पॉन्टिंग की तुलना में आप समझ सकते हैं। तो भाई हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक जनरेशन होती है, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है और हर एक चीज़ की टैलेंट होता है। तो आप तुलना करिए, लेकिन उस हिसाब से जो जायज़ हो। तो इसके बारे में, छक्के के बारे में और पुल शॉट के बारे में बाद में डीपली बात करेंगे। फ़िलहाल भारत को जीत की बधाई हो। अब मैं चाहता हूं कि इसी परफॉर्मेंस को हर मैच में कंटिन्यू करते करते सेमीफाइनल और फाइनल में भी आगे लेकर आए, जो कि हमेशा से कमज़ोर कड़ी रही है। वैसे ये साल भारत के लिए अच्छा है, इससे कभी भारत ने जीता है, सीरीज़ भी जीती हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो भारत जीत की प्रबल दावेदार है और जीतेगी, और मेरी दिली ख्वाहिश है। बाकी आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी विनती है। हालांकि मेरे चैनल पर कोई वो फ़िल्टर या कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल आता हूँ सामने और बना देता हूँ, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन आप किसी भी टॉपिक पर अगर कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं क्रिकेट से संबंधित या किसी भी टॉपिक पर, पढ़ाई से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि टुडेज़ टॉपिक्स जो जनरल मुद्दे हैं, इसी पर मैं अभी वीडियोज़ नहीं बना सकता, लेकिन आपको पढ़ाई संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित टॉपिक चाहिए तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी क्रिकेट के बारे में मैं अपडेटेड रहता हूँ और रहूँगा। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाय मतलब दबा दें कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।